बस हो गया, थैंक यू। ब्लैक ओके सर। ये बस ओके, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। गुड इवनिंग एवरीवन। लंबा ब्रेक हो गया था, ट्यूसडे का क्लास नहीं था। आई वॉज रियली अनवेल, अभी भी थोड़ा हूँ लेकिन फिर भी पढ़ाने आया हूँ। तो इस लेवल का डेडिकेशन होना चाहिए तुम लोग अभी पढ़ाई को लेके, है ना सचिन? बहुत पंक्चुअल थी आज क्लास के लिए। आज का टॉपिक पता है? उसको थोड़ा हेल्प कर दो, उसके साथ थोड़ा शेयर कर लो। बीच में से मेन, हाँ बीच वाला ही ये टॉपिक। तो आधा बुक उसको दे दो, आधा बुक तुम रख लो। भाई अपन नहीं लाएंगे एनसीईआरटी का है? ओ हाँ, देखो ये लोग पहले से ही समझ लिए, इसलिए पहले से ही शेयर कर रहे। देखा, पावर ऑफ एसोसिएशन। नहीं, तुम्हारे तो हार्ड डिस्क में भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? अभी एग्जाम लो, अभी पूरा क्वेश्चंस कर लो, ठीक है? तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये हर टॉपिक बताने से पहले जैसा कि ये ड्रिल चलता आ रहा है, टॉपिक का फील दिए दीजिए जाएगा, टॉपिक समझा दिया जाएगा पहले इन जस्ट, ताकि सिंक में बने रहे, ठीक है? सेल साइकिल सेल डिवीजन, शुरुआत में बहुत सारा जेन्युइन पॉइंट्स और जनरल पॉइंट्स आएगा जो अपन ने क्लास 9-10 में भी पढ़ा हुआ है। क्या? जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। किसी को ये सीक्वेंस में दिक्कत है? सबको सीक्वेंस रटा हुआ है, बचपन से रटा हुआ है। किसी को दिक्कत है? अभी बताओ, है नहीं है? चलो वेरी गुड, शानदार। माइटोसिस अपन बचपन में भी पढ़े हैं, माइटोसिस में कोई दिक्कत नहीं। 2 स्टेप्स होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ये सबको पता है। तो इन चीजों में ज्यादा डिटेल में जाके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वहां से करेंगे जहां ज्यादा दिक्कत होता है, जहां से क्वेश्चन आने का भी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है ना? वरना ये सब पॉइंट्स अपन पहले से करते आ रहे हैं, ये अपन करेंगे भी, आगे भी करेंगे, और ये अपने सबकॉन्शियस माइंड में भी है। तो अब भी इसमें टाइम इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर कोई भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि माइटोटिक स्पिंडल किस में असेंबल होता है, क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे कहाँ पे कौन से फेज में आते हैं, तो ये सब आप बता सकते हैं, रिस्पेक्टिव मेटाफेज, ये सब स्टेज, ठीक है? मेन दिक्कत कहाँ आती है जनरली स्टूडेंट्स को? कौन सा ज्यादा एकदम ट्रबलिंग वाला पोर्शन रहता है? मियोसिस। मियोसिस में भी जो मियोसिस में क्यों इतना दिक्कत आता है सब लोगों को? क्यों? क्योंकि मियोसिस 2 है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 में भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, यहाँ पे ही बात खत्म नहीं होता। प्रोफेज 1 में भी बहुत सारे स्टेजेस है, मतलब कभी कभार प्रोफेज 1 पूरा पढ़ के ही लगता है कि मियोसिस पूरा खत्म हो गया, लेकिन दिस इज नॉट द केस। प्रोफेज 1 के वो स्टेप्स है, उनमें भी अपन डिटेल में आएंगे, और प्लॉइडी वाले चीजों में ज्यादा दिक्कत आने लग जाती है, जहाँ पे प्लॉइडी पूछा जाता है कि प्लॉइडी से फिर अपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो अपन क्या करेंगे? अपन डायरेक्ट क्वेश्चंस के प्लॉइडी, जो प्लॉइडी के क्वेश्चन है उस पे जंप नहीं करेंगे। अपन पहले सीक्वेंस समझेंगे, स्टेप समझेंगे, क्रोनोलॉजी समझेंगे, प्रोसेस समझेंगे, बाद में प्लॉइडी के क्वेश्चंस आप खुद इंडिविजुअली अटेम्प्ट करना और बताना सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है? तो पहले क्या करूंगा, जो एनसीईआरटी के पॉइंट्स है, जो बहुत अच्छे स्टार पॉइंट्स है, वो मार्क करा दूंगा, साथ में मार्क करते चलना। जो एनसीईआरटी नहीं लाया, डोंट वरी, नोटबुक में लिख लो, घर जाके मार्क कर लेना, और बाद में उसको जॉट डाउन कर लेना, ठीक है? और फिर बाद में जो प्रोसेसेस है उसके ट्रिक्स वो सब बता दूंगा, और वो उससे काम चला लेंगे, ठीक है? चलो आज का न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तुम लोग का बाय द वे कौन सा लेक्चर छूट गया था? ये तो सारे में आई है, ये भी सारे में आई है। हाँ, एनाटॉमी वाला नहीं, हाँ मॉर्फोलॉजी अब तो अवेलेबल हो गया सारा, अब तो देख ही सकते हैं।
उसको कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से बैठी है, वो सारा अटेंड किया। अपना कौन सा मॉर्फोलॉजी, बस मॉर्फोलॉजी छूटा था। हाँ तो पूरा बोलना, बस एक मॉर्फोलॉजी। तो लास्ट का ग्रुप में मैसेजेस नहीं देख रहा, एनाटॉमी वाला भी छोड़ गया, और अपना तो सारा ही छोटा है एक क्लास को छोड़ के, लेकिन लेक्चर्स है सारा। अब जल्दी जल्दी सब फ्लैश में आना शुरू हो गया, तो देख के कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो चलो ओपन टू योर पेज नंबर 163 में देखो, ये तो समझ में आ गया सबको, और ये एनसीईआरटी का बेसिक पॉइंट भी है। क्या होता है, 2 स्टेजेस है सेल डिवीजन के, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। एक डायग्राम के थ्रू भी एनसीईआरटी ये आपको डिपिक्ट करना चाह रही है कि कैरियोकाइनेसिस में क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है। कैरियो वर्ड को ब्रेक करेंगे, काइनेसिस कैरियो, काइनेसिस कैरियो। कैरियो मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। साइटो मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन। साइटोकाइनेसिस मतलब क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, ठीक है। तो ये जो एनसीईआरटी की डायग्राम है इसको समझेंगे। यहां से जो ये फेजेस चल रहा है, ये मतलब है कैरियोकाइनेसिस, इसके बाद साइटोकाइनेसिस, ठीक है। और ये G1, G2 और S फेज चल रहा है, ठीक है। क्रोनोलॉजी में मैंने मिस्टेक किया है। क्या क्रोनोलॉजी होता है, G1, बोल भाई बोल, क्या होता है इंटरफेस के 3 वो बता। G1, G2, S बता, सीक्वेंस याद नहीं। G1 फेज, S फेज, G2 फेज, वापस बोल। बोला फिर भी रॉन्ग बोल दिया। हाँ G2 फेज। सर ये बार बार कर रहा हूँ क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया है, ये PYQ है। बहुत सिंपल सा चीज लगता है ये, लेकिन ये PYQ है, इस पे क्वेश्चन आया है, तो इसलिए इस पे स्ट्रेस करना जरूरी है। क्योंकि अपना जो बेसिक C फॉर कॉमन सेंस लगाता है वो यही बोलता है 1 के बाद 2। हाँ तो G1, G2 और फिर S फेज, लेकिन नहीं, ऐसा गलत है। G1 S फेज फिर G2 फेज, ठीक है। और ये तो बेसिक पॉइंट है कि जो इंटरफेस होता है सबसे ज्यादा टाइम के लिए लास्ट करता है। अगर 24 घंटा है तो 23 घंटा के लिए इंटरफेस होगा। अरे इसको अपने प्रैक्टिकल रियल लाइफ से जोड़ के देख लो। अब भी अपन कितना मेहनत कर रहे हैं, 2 साल 3 साल के लिए लोग नीट जेईई ये सब का प्रिपरेशन करते हैं, और एग्जाम हम लोग का कितना है, 3 घंटा 20 मिनट। तो जो अपना डिवाइडिंग फेस है, जहाँ पे अपने को परफॉर्म करना है, आउट परफॉर्म करना है, बेस्ट अपना देना है, वो कितना सा शॉर्ट है एज कंपेयर टू अपना इंटरफेस, अपना प्रेप फेस कितना कम है ना। तो जो इंटरफेस होगा उसमें अगर आप अच्छे से ग्रोथ करोगे, अच्छे से बिल्ड होगे, अच्छे से डीएनए डुप्लीकेशन, क्रोमोसोम रेप्लिकेशन सब अच्छे से करोगे, तब जाके ही तो आपका डिवीजन सक्सेसफुल होगा। अब भी अच्छे से पढ़ोगे तब जाके ही तो रिजल्ट अच्छा आएगा। तो उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। जो बेसिक पॉइंट्स है वो अंडरलाइन कर लो। ईस्ट का एग्जांपल दिया फेजेस ऑफ सेल साइकिल, वो पैरा के नीचे, क्या कि ईस्ट कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स। नॉट सो इंपॉर्टेंट, लेकिन याद रख लेना। इंटरफेस, एम फेज, फिर एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, बहुत पावरफुल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। क्या, एम फेज रिप्रेजेंट्स द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन अकर्स एंड इंटरफेस रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेजेस। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है और उलझते रहेंगे कि कैसे हुआ। डायग्राम के थ्रू भी अपन देख सकते हैं। क्या, इंटरफेस रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। जब एक ये खत्म हो रहा है तब भी तो साइकिल से दूसरा चालू हो रहा है, तो अगर ये इसके बीच है तो ये इन दोनों के बीच आया कि नहीं, समझ में नहीं आया, नहीं आया, नहीं है ना। वापस देख क्या लिखा है, एक बार स्टेटमेंट पढ़। इंटरफेस रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेसेस, ठीक है। देख, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। तो एम फेज का एंडिंग क्या हो गया, ये टीलो यहाँ पे पकड़ के चलते, स्टार्ट क्या हो गया, प्रोफेज, है ना। तो ये 2, एक हेड एंड टेल हो गए, 2 सिरे हो गए, है ना। तो ये 2 के बीच में क्या आ रहा है अपना, ये आ रहा है G1S G2, और G1S G2 कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, प्रूफ हो गया बात। अब कंफ्यूजन अभी भी है, बोल अभी भी समझाऊंगा, है समझ आ गया, समझ आ गया भाई अपने को, नहीं आया, शाबाश, कोई दिक्कत नहीं, पूछा तो सही कम से कम। क्या लिखा है स्टेटमेंट पढ़े एक बार, कौन से स्टेटमेंट में पता है, अब भी कौन सा स्टेटमेंट में समझा रहा था ये बता। जोर से बोल, कॉन्फिडेंटली बोल।
हाँ बोल, जोर से बोल। जो लाइन अभी मैं समझाया इसको, जो लाइन समझाया बस वो बता। 5 वर्ड का स्टेटमेंट था वो। ठीक है, तो अब इसमें क्या समझ में नहीं आया? इंटरफेस रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेजेस। ठीक है, 2q यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है क्योंकि जो एम फेज है इट इज फर्दर डिवाइडेड, सब डिवाइडेड इनटू सेवरल स्टेजेस। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? प्रोफेज से। एंड कहाँ से हो रहा है? टीलोफेज से। तो एक रस्सी देखा है, रस्सी के 2 एंड्स होते हैं, 2 सिरे होते हैं, है ना। अब अगर रस्सी को हम ऐसे बांध दिए, मान ले ये रस्सी है, ठीक है, अब इससे मैं कुछ हेमिस्फीयर बना के कुछ इसको ऐसे घेरा हूं, ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा? ये जो हेमिस्फीयर आधा जो सर्कल है वो इसके बीच में है कि नहीं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से चालू हुआ अपना प्रोफेज, यहाँ पे टीलोफेज, अब इसके बीच में ये आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना, समझ में आया? तो गलत लाइन है या जस्टिफाइड हो गई? लाइन जस्टिफाइड हो गई। अब समझ आया? किसी को दिक्कत है ये लाइन में? नहीं ना? होगी तो संग रोक लेना, मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगा, बताऊंगा नहीं। ठीक है, इंटरफेस लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है, हमें पता है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आएगा जिससे प्लॉइडी के क्वेश्चंस में आप अटकोगे, क्या? पेज नंबर 163 में सेकंड लास्ट पैरा देखिए, सेकंड लास्ट पैरा की 4th लाइन देखिए, लास्ट 4th लाइन। देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर। कौन से फेज में? शाबाश, वेरी गुड, वाह, मजा आ गया। वाइल्ड कार्ड जैसे एंट्री दी है, आंसर दिया तो रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन में दिया, वेरी गुड। ये क्वेश्चन आ जाएगा क्या? एस फेज में, एस फेज का चलो डायग्नोस्टिक कैरेक्टर क्या है? एस फेज में ऐसा क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन। तो एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ कैसे खेलेगा? बोल देगा कि सेल अंडरवेंट एस फेज, सबके दिमाग में आएगा डीएनए रेप्लिकेशन, उसका डीएनए कंटेंट भी दे देगा वो क्वेश्चन में, क्रोमोसोम नंबर भी। तो सब लोग, ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम ये बात से रिलेट करने लग जाते हैं कि हाँ डीएनए डबल हो रहा है तो क्रोमोसोम भी कहीं ना कहीं डबल हो रहा होगा। लेकिन स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी मेंशन कर रही है क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, क्रोमोसोम उतना का उतना ही रहेगा। लिख ले भाई, वाह, अपने भाषा में लिख ले, कैसे भी लिख ले, बार बार यही गलती करके आएगा। क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, क्रोमोसोम उतना ही रहेगा। और अगर किसी को और चीजों को सिंप्लीफाई करना है तो अगर मैं जो चीज बता रहा हूँ वो लिख भी सकते हो ताकि पूरा पैरा ना पढ़ना पड़े। क्या? 3 सब स्टेजेस है इंटरफेस के, एक G1 है, एक S फेज है, एक G2 फेज है। तो साइड में लिख लेते हैं ना अपन क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, G1 के ये, S के ये, G2 के ये, ताकि बार बार अपने को पैराग्राफ ना पढ़ना पड़े। G1 में क्या हो रहा है? G1 में एक तारीफ एनसीईआरटी लिखती है कि सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है और ग्रो करता है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। और क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनेल जो रहते हैं, सेल ऑर्गेनेल, उसका डुप्लीकेशन G1 में होता है। ठीक है, लिख रहा है? लिख ले पक्का, जब लाओगी तब गायब नहीं होना चाहिए। तुम कॉपी में लिख लो, तुम्हारा गायब हुआ तो फिर ग्रो करता रहता है। ये नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, ये लिख ले कि ऑर्गेनल डुप्लीकेशन होता है, काटना मत, सही लिखा है, ऑर्गेनल डुप्लीकेशन, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल डुप्लीकेशन। ठीक है, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन तो पता है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन के साथ ऐसे हाइफन देख के लिख दो क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन। एस फेज में, एस फेज में क्या हुआ? हाँ, यही तो है ट्विस्टिंग। लिखो लिखो लिखो, बाद में पता चलेगा। ट्रस्ट करो, अरे गलत नहीं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, ऐसे फेल करा के मेरे को क्या मिलेगा? लगा था सबको? नहीं, हाँ, हर बार गलत। डुप्लीकेशन
चलो तुम लोग का डाउट यहाँ पे ही क्लियर करते हैं, वरना पूरे क्लास में मन नहीं लगेगा तुम लोग का, पता है। और ये ह्यूमन और एस्पिरेंट टेंडेंसी है। अब मैं क्लास में जितनी भी इंपॉर्टेंट बात बता दूंगा, मैं बोलूंगा 24 में ये उठ के ये सवाल आ रहा है, तुम लोग का दिमाग अब लगेगा ही नहीं उसमें, अरे यार वो क्या बता दिया था एक पॉइंट, वो समझ ही नहीं आया, बस पता चल रहा है वो क्या बताया, बताओ नहीं खराब पढ़ा रहे, चलो उठ के जाएंगे, कल अगले बार से क्लास में नहीं आएंगे। अब समझो, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन हुआ, वर्ड्स के साथ फेमिलियर रहो, वर्ड्स के साथ अकस्टम्ड रहो, वर्ड्स के साथ पेक्यूलियर रहो। तुम लोग क्या क्या बोला? डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ, क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन हुआ। हाँ लड़के बॉयज बोलेगे, डीएनए का और क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन, ठीक है, वेरी गुड। रेप्लिका मतलब क्या होता है? सब याद रखेंगे, कोई नहीं लिखेगा। हाँ कॉपी, कोई मिल गया देखा है, क्रिश 3 देखा है, उसमें उसका पापा उसके जैसा ही रहता है, मतलब उसका क्या रहता है? रेप्लिका रहता है, ठीक है। तो डीएनए का मैंने क्या बोला? रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए अपना जैसा बना दिया, रेप्लिकेशन, ठीक है। क्रोमोसोम डुप्लीकेशन हो गया, ठीक है। अब एक बात बताना, ये क्या है? क्रोमोसोम, ठीक है। इसका एक और नाम है, अब नहीं समझ आएगा, एक काम करते रहो, अरे रुक जाओ, किसी को अच्छा आता है तो अच्छा बना देना, मेरे को नहीं आता है, हाँ मेरे से नहीं बनता, ठीक है। बहुत अच्छा है एकदम। जन्माष्टमी गई है, रंगोली के लिए कांटेक्ट करना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो किसने प्रॉम्प्ट किया था? बहुत अच्छा नाम, एकदम करेक्ट, ठीक है। ये क्रोमोसोम है, लेकिन ये अभी कौन से स्टेज में? सिंगल क्रोमैटिड स्टेज में। ये भी एक ही क्रोमोसोम है, ये 2 क्रोमोसोम नहीं है, लेकिन ये डबल क्रोमैटिड स्टेज में। तब भी तो जब सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है, मेटाफेज होता है, यही अलाइन हो जाता है ऐसे इक्वेटोरियल प्लेट पे, और ये स्प्लिट होता है, एक पोर्शन ये ऊपर चल जाता है, ये एक पोर्शन नीचे चल जाता है। तो क्या इसे हम 2 क्रोमोसोम बोलते हैं? नहीं ना, इसे हम क्या बोलते हैं? एक क्रोमोसोम बट 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स व्हिच आर एग्जैक्टली कार्बन कॉपी ऑफ ईच अदर, मतलब एकदम डुप्लीकेट होते हैं, एग्जैक्ट सेम होते हैं, है ना। तो फिर एक बात बताओ, अगर क्रोमोसोम डुप्लीकेशन नहीं होगा तो सेल डिवीजन जैसा इतना अच्छा प्रोसेस हो पाएगा? ऑपोजिट पोल्स में जाएंगे, डिटैच होगे, वरना तुम्हारे चक्कर में अब भी रहते, जिस हिसाब का तुम सबने एक्सप्रेशन दिया अभी मेरे को मेरे स्टेटमेंट बोलने पे, तुम्हारे हिसाब से बस ये रहता, ऊपर ही जाता, नीचे जाने वाला तो कोई रहता नहीं। अब समझ में आया? स्टेटमेंट जस्टिफाइड हुआ? अब वैसा मुंह बनाओ, अब कौन बना रहा था? समझ आया? तो अब लिख सकते हो शान से एस स्पेस में। अब आगे दिक्कत रहेगा क्लास में? नहीं ना, ठीक है। G2 में प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, और खास करके मेनली ट्यूबुलिन। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ भी होता है, ये लिख सकता हूं, सब लिखा हुआ है। ये कौन सा बुक है? मेनली ट्यूबुलिन प्रोटीन, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। ये भाई आज पूरा फॉर्म में है भाई, वो क्या करेगा? मैं ही कर दूंगा, ठीक है। एक अच्छा पॉइंट लिख सकते हैं, छत पे लिख लो, मतलब एनसीईआरटी की छत पे। हाँ, एनिमल सेल में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन जो रहता है वो न्यूक्लियस में होता है, लेकिन जो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। अब ये मैं सेल लाके प्रूव नहीं करूंगा, लिखो, सही बोल रहा हूँ, न्यूक्लियस में होता है। ये तो जेनेटिक्स में भी आया था, एक प्रोकैरियोट और वो जो डिफरेंस आता है कि क्यों प्रोकैरियोट्स में चीजों को कपल कर लिया जाता है और यूकैरियोट्स में चीजों को कपल नहीं किया जाता है। एक ऐसा पॉइंट था ना, क्योंकि उसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है।
सेंट्रियोल डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा एक, हम वहां पे लुस्त पड़ जाएंगे क्वेश्चन देखते से ही कि हाँ कि भैया ने तो पढ़ाया था डीएनए रेप्लिकेशन होता है एस फेज में, तो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कौन से फेज में होता है? वो जीवन बोली, तुम रावण बोल दो। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कौन से फेज में होता है? अरे जियो भाई, मजा आ गया। सही आंसर दिया भाई, हर समय डी अप्रिशिएट थोड़ी ना करेंगे, अप्रिशिएट कर रहे हैं। वेरी गुड, ये होता है द बॉयज वाला आंसर। वो जीवन बोल रही है, G2 बोल रही है, भाई तो अपना G2 बोल दिया उसके बोलने में। एस फेज, वेरी गुड, राइट आंसर, याद रखो। हाँ क्या सेम? एनिमल सेल रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होगा, और ये सेंट्रियोल डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म। हाँ तो सही है, स्टेटमेंट लिखा है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या सेपरेट अगर या फिर थर्ड टाइप मतलब जैसे कि सेंट्रियोल का, और उसको थोड़ा कंफ्यूजन करके आपको फिर कोई प्रॉपर बना तो सही, प्रॉपर क्वेश्चन बना तो, अगर क्वेश्चन ऐसे मन से ला रहा है तो बना के ला, फ्रेम करके अच्छे से बोल। मेरे को ऐसे, मेरे को भी कैसे समझ आए? अभी नहीं आ रहा, बाद में चल, बाद में कोई दिक्कत नहीं, तब तक पढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो बैक टू द क्लास, वापस देखो अच्छे से। जी नोट वाले नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। जी नोट की तारीफ सबको पता है? जी नोट पे, हाँ जी नोट पे बस वो रहता है कि मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, ये सबको पता रहना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि जी नोट क्वाइसेंट स्टेज है और सेल इनएक्टिव हो जाएगा, कि सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं रहेगा। सेल मेटाबॉलिकली जी नोट में एक्टिव रहता है, ठीक है? हाँ, और एम फेज ड्रामेटिक फेज होता है, ठीक है? फिर आगे इसके बहुत सारे स्टेजेस आएंगे, सब इंडिविजुअली पढ़ लेना। अगर कोई दिक्कत है, कोई लाइन में दिक्कत है तो मेरे को पर्सनली बता देना, मैं वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि ये पढ़ के सबको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके 5 और फेज, 4 और है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। फिर इसके बाद साइटोकाइनेसिस पढ़ लेना, साइटोकाइनेसिस बोथ एनिमल और प्लांट का पढ़ना, ठीक है? अब मियोसिस पे आ जाते हैं अपन। चलो, मोस्ट ड्रामेटिक तो ये है, एनसीईआरटी थोड़ा गलत लिख देती है मोस्ट ड्रामेटिक एम फेज को। मोस्ट ड्रामेटिक तो मियोसिस है, सबको परेशान करता है। साइटोकाइनेसिस में, हाँ ये तो पढ़ा ही है ना तुमने, फरो और सेल प्लेट फॉर्मेशन। बस अब आगे इसका मैकेनिज्म भी दिया है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल सबको पता है? पता है, बीच में से आए और बीच में से अगर पेरिफेरी की तरफ जाए सेंट्रीफ्यूगल, और अगर बीच में आए तो सेंट्रीपिटल, पता है ना? चलो अब मियोसिस की तरफ आते हैं। एक सेकंड पढ़ो, तब तक कुछ लाइंस ही पढ़ो। ये मियोसिस का जो स्टार्टिंग वाला पैरा एक बार पढ़ो। हाँ तुम लोग का 5 सितंबर के दिन भी क्लासेस था? डेडिकेशन तो नहीं होता है, इसलिए नहीं लिया मैं, पता है? आई केयर फॉर यू। गलती नहीं, इंटेंशनली था, बीमारी तो बहाना था। क्या नहीं आने का? हाँ नहीं आने का, हम लोग यही थे, बैग भी यही था, सब कुछ यही था। तो क्या करते हैं?
शाबाश, वेरी गुड। सॉरी। चलो मियोसिस के बारे में 1 और 2 ये तो देखा है सबने। इसके बारे में बहुत सारे टर्म्स पढ़ते हैं, रिडक्शनल, इक्वेशनल, ठीक है। तो ये बात याद रख लेना, डिफरेंस करके भी बना लो कि मियोसिस 2 जो रहता है इक्वेशनल रहता है और मियोसिस 1 क्या रहता है, रिडक्शनल। ये वाला पॉइंट ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी कहीं ना कहीं आया था। कहाँ आया था, किसी को याद आ रहा है? जब oogenesis हो रहा था, पोलर बॉडी बन रहा था, फर्स्ट पोलर बॉडी बन रहा था, सेकंड पोलर बॉडी बन रहा था, फिर जब क्या फीमेल्स में क्या बोलते हैं oogenesis, फीमेल में oogenesis कौन से टाइम से चालू हो जाता है? एट द टाइम ऑफ बर्थ के पहले से चालू हो जाता है, बर्थ के पहले से चालू हो जाता है, ठीक है। तो उसमें रहता है ना कि कौन से प्रोफेज 1 के स्टेज में अरेस्ट हो जाता है आके, प्रोफेज 1 में डिप्लोटीन स्टेज में आके अरेस्ट हो जाता है ना, आई एम सॉरी। तो फिर जब oogenesis भी हो रहा था या फिर स्पर्माटोजेनेसिस, जो भी प्रोसेस हो रहा था, उसमें अपन देख नहीं रहे थे कि एक प्राइमरी स्पर्माटोगोनिया फिर सेकेंडरी बन रहे थे, तो उसमें क्रोमोसोम नंबर फिर आधा हो जा रहा था। तो टीचर तब पढ़ाते वक्त क्या बोलता है कि मियोसिस 1 क्या रहता है, रिडक्शनल रहता है, मियोसिस 2 क्या रहता है, इक्वेशनल। तो 1 रिडक्शनल है, तब भी क्या हुआ, क्रोमोसोम नंबर आधा हुआ, और 2 इक्वेशनल है, तो इसका मतलब वहां पे क्रोमोसोम नंबर आधा कुछ नहीं होगा, है ना। मतलब 46 है, तो अगर 1 से गया तो वो 23 हो जाएगा, और 2 में गया तो वो 23 का 23 ही रहेगा। समझ में आया? इक्वेशनल है ना, तो उसमें क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए उसको इक्वेशनल नाम दिए, ठीक है। समझ आया भाई, कोई दिक्कत? चलो बढ़िया। अब आ जाओ इसके स्टेजेस पे, पेज नंबर 168। ठीक है, अब कुछ टर्म्स है, पहले टर्म्स के साथ फेमिलियर हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स आने वाले, बाइवेलेंट, टेट्राड, वो सब, ठीक है। बाइवेलेंट क्यों बोलेंगे? 2 क्रोमोसोम है इसलिए बाइवेलेंट बोल रहे हैं। टेट्राड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 2, शाबाश, वेरी गुड, 4 सिस्टर क्रोमैटिड है। अब बता, 4 सिस्टर क्रोमैटिड है तो टोटल कितने क्रोमोसोम हुए? कंफ्यूज किसी को नहीं होना, सबको सही आंसर देना है। कितने हुए क्रोमोसोम? रीजन तेरे से ही पूछेंगे। 2 रीजन पूछ रहा है, मेरे से पूछ रहा है। हाँ पूछ। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑस्कर का है, इसके लिए ऑस्कर लाओ। खतरनाक आदमी है। हम बोल रहे थे या छोड़, रहने दे, आंसर सुन लेना। हाँ, तो वेरी गुड, राइट आंसर। ये अब कैसे पता चला? क्योंकि जो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स रहते हैं वो कार्बन कॉपी रहते हैं एक दूसरे के, तो उनको एक क्रोमोसोम ही मान के चलना है ना। अब समझ आया क्वेश्चन? नहीं आया? हाँ, कितने हो गए? 2, 8 में, हाँ 12 में, पक्का? बना बना के देख, बना के देख, हाँ बना के देख पहले। कैसे नहीं बनेगा? चल बना, बना आज तो बना, रुक बना। अरे भाई ये क्या अनर्थ कर रहा है? ड्राइंग मेरा तेरे से ज्यादा खराब है, मेरे को ऑस्कर मेरा ड्राइंग 12 मतलब है। शेड भगवान भाई, जन्माष्टमी गया कल, थोड़ा तो तरस खा बायो पे। ये लेजेंड क्या कर रहा है बताए? तेरा अलग पेज में बनाएंगे। मैंने बोला 12 क्रोमैटिड, तो 12 क्रोमैटिड बना के देखा, तो भाई साहब ऐसे बनाना है ना, ऐसे बनाना है। ये कलाकार 1 2
3 4 5 यहाँ पे ही बना रहा है, एक के ऊपर ही डंडे। भाई थोड़ा तो साइंस पे तरस खा भाई। 6 के पेयर्स बनाता ना, समझा? चलो आओ ठीक है। अब मियोसिस वन में उसका इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, बिजनेस संभाल रहे, बिजनेस मूवमेंट है वो, डॉक्टर बनने से पहले ही खोल लिया हॉस्पिटल। हो गया फोन, ठीक है। मियोसिस वन ठीक है। चलो बैक टू स्टडीज। मियोसिस वन, इसको एकदम आराम से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है ये पेज, बहुत दिक्कत होने वाला है, ठीक है। मियोसिस वन में कितने स्टेजेस है टोटल? 5 कैसे हुए? हाँ, ये भी एक क्वेश्चन आया था कि हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन मियोसिस वन। ठीक है, क्लियर है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है। अब प्रोफेज वन में कितने स्टेजेस हैं? हाँ, ये 5 है, ये 5 है, ठीक है। प्रोफेज वन में कितने स्टेज है? 5 फेज, ठीक है। सीक्वेंस पता है इसका यार? वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। वापस बोल दो ये स्टेजेस के सीक्वेंस के ऊपर क्वेश्चन आया था, इसलिए तुमको याद है ना? नहीं याद है? याद? हाँ, मैंने लवली से याद किया था, लवली जरा पानी दे देना। हाँ, तो कैसे भी याद करो, याद होना चाहिए बस, है ना? वाह भाई, तो अपना अलग दिल टूटा हुआ याद करता है। अब एक काम करेंगे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये स्टेजेस का सीक्वेंस याद करना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सीक्वेंस से आएंगे और बहुत सारी चीजें आपको सीक्वेंस से ही याद रहने वाली है। जैसे सीक्वेंस इधर का उधर हुआ तो लाइन में क्या लिखा था, कब क्या था, सब गुल हो जाएगा, ठीक है। जरा सा टाइम नहीं लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत क्वेश्चन आता है कि डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कब होता है, कौन कब क्या अपीयर होता है, तो बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए अपने को सीक्वेंस दिमाग में रखना है, ठीक है। लेप्टोटीन, तो ये एक बात बताओ, किसी को नोट्स बना रहा है यहाँ पे कोई, या एनसीईआरटी में मार्क करते हुए चल रहे हैं? क्योंकि मैं मार्क करते हुए चल रहे हैं, तो एक मैंने एनसीईआरटी में ये किया था अपने, ताकि एविडेंटली याद रहे, क्योंकि मैंने बता दिया 1 महीने पहले जब नीट बचा रहेगा, आप ये लाइंस नहीं पढ़ोगे, अपना टाइम इसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो आपको क्या चाहिए, कोई भी चीज मिल जाए ऐसा जो पॉइंट्स में लिखा रहे, क्योंकि पॉइंट्स में दिमाग अपना जल्दी उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाएगा। तो मैंने क्या किया, स्टेजेस के लिए ऐसे डिवीजन बना दिए और वो बगल में ही लिख दिया। जैसे फॉर एग्जांपल लेप्टोटीन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, अब वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको दिमाग में याद करना है। अगर तू कॉपी में लिख रहा है भाई, तो कॉपी में लिख ले और फिर उसको आगे तक संभाल के रखना है, इसमें चिपका लेना। क्या? लेप्टोटीन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? सबके 2-3 पॉइंट बताऊंगा मैं, क्योंकि इससे अपना कोई पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, कोई भी पॉइंट, लिटरली कोई भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। व्हेन आई से दिस आई मार्क माय वर्ड्स, क्योंकि वो इन्हीं लाइनों के बीच में से क्वेश्चन उठा के दे देगा, आप कंफ्यूज होते रह जाओगे, आप समझते रह जाओगे, कुछ हाथ नहीं आएगा फिर। लेप्टोटीन के अंदर 2 पॉइंट्स आने वाले। पहला पॉइंट क्या है? क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप और कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूज। जल्दी लिखो, एकदम जल्दी, हाथ तेज चलाओ। हैंडराइटिंग जिसको भी अच्छी करनी है बाद में नीट के बाद कर लेना, अभी बिगाड़ो हैंडराइटिंग, पूरी बिगाड़ो। तो बधाई हो आपको। सेकेंड पॉइंट है कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। सेकेंड स्टेज क्या होता है? पैकाइटिन। ट्रिक बता तो दिए इन लोग भाई, अपना ट्रिक बता उसको। देख वो झारखंड वाला अपना ट्रिक बताया, ये लोग कैलकाटा वाला ट्रिक बताया, और मेरा तो बॉम्बे वाला ऑब्वियसली ऑल एनी टाइम वेलकम है भाई। अपना ट्रिक इसको कान में बता दे, थोड़ा ये फैमिलियर हो जाएगा। बता रहा है वो, तो उसको रिस्पेक्ट कर यार, थोड़ा टेक्स्ट कर देना, समझ सीख उससे। एक तो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है तेरे पे, सोच, बता रहा है तो ले, ज्ञान ले उससे, तेरा ही फायदा होगा। उसको क्या है, उसको तो पूरा अच्छे से याद होगा, उसके पास तो मेरे से अच्छा ट्रिक है, सोच ले।
है ना भाई? हम कभी सोच भी नहीं सकते थे ये ट्रिक लेके आ गया, वेरी गुड, मजा आ गया। बताओ बताओ, जोर से आज चिल्ला के बता दो ताकि कैमरा में भी है, बताओ। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड। बस कैमरा वाले भी सुन लिए, ट्रिक लीक हो गया, ठीक है, सबको याद रहेगा जिंदगी भर, ठीक है। अब जाइगोटीन के बारे में, मोस्ट डायग्नोस्टिक फीचर क्या? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट्स। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब पता है ना सबको? देखो 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 देखो, अपने बॉडी में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है? 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। मतलब क्या हो रहा है? जैसे अगर ये एक रो का ये चल रहा है तो ये दूसरे रो का यहाँ पे ऐसे ऐसे चल रहा होगा, ठीक है। ये कुछ ज्यादा अच्छा बना, हाँ याद रखना। तो ये दूसरे रो का इसके पैरेलल ऐसे चल रहा होगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हुआ? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। होमोलोगस मतलब क्या होता है? सेम लोकस पे सेम कैरेक्टर का जीन। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये हाइट का जीन है तो ये भी हाइट का ही होगा, ये कोई कलर का जीन नहीं होगा, इसको बोलते हैं होमोलोगस, ठीक है। तो जाइगोटीन में क्या लिखे? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट, ब्रैकेट में लिख देना, ये प्रोसेस को बोलते हैं सिनेप्सिस। ठीक है, सिनेप्सिस। सेकेंड पॉइंट में लिखो, सिनेप्सिस अकम्पनीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बिटवीन द बाइवेलेंट और टेट्राड। अब ये जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है ये बनता किसके बीच में? बाइवेलेंट या टेट्राड के बीच में? या पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, ऑल आर वेलकम, नो डिस्क्रिमिनेशन। लिखा कुछ पैकाइटीन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पैकाइटीन के बीच में जाइगोटीन लिखा। जाइगोटीन में पहला पॉइंट क्या था? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब यहां से क्वेश्चन क्या आ जाएगा? ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा कि इन विच स्टेज डज साइनेप्सिस ऑकर। अब आपको यही नहीं पता साइनेप्सिस मतलब क्या है तो फिर ये क्वेश्चन भी नहीं होता। साइनेप्सिस मतलब क्या है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। पैकाइटीन की तारीफ, बाइवेलेंट या जो टेट्राड रहते हैं वो क्लियरली विजिबल हो जाता है, क्लियरली या डिस्टिंक्टली विजिबल होने लगते हैं, ठीक है। और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स अपीयर इन दिस स्टेज। ब्रैकेट में लिखना, प्लेस वेयर क्रॉसिंग ओवर अकर्स, बाइवेलेंट और टेट्राड क्लियरली विजिबल, ठीक है, डिस्टिंक्टली विजिबल। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना क्या? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स अपीयर। और ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कुछ नहीं है, ये वही साइट है जहां क्रॉसिंग ओवर होती है। मैं आपको मेन पॉइंट बता के दे रहा हूं, लिखो अपने शब्द में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखना है? डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अरे ये फोर्थ पॉइंट किसके अंदर आएगा? रुक जाओ, डिप्लोटीन के अंदर आएगा, पैकाइटीन का अंदर नहीं है, डिप्लोटीन के अंदर है, ठीक है। डिप्लोटीन का फोर्थ पॉइंट है डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और अब क्या हो रहा था? जैसे इसके लाइन में सब लोग देखेंगे एक्स शेप स्ट्रक्चर काइस्माटा बन जाता है। क्या होता है कि जब ये दोनों अगर पास में आ गए, यहाँ पे क्या हुआ? ये इसके हेड के पास, ये इसके हेड के पास, दोनों के पास क्रॉसिंग ओवर हुआ। अब दोनों यहाँ पास आ गए थे, दोनों दूर होना जब चाह रहे थे, जब दोनों दूर हो रहे थे तो फिर दूर होते होते एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बन गया था दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। उस एक्स शेप स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? काइस्माटा। वेरी गुड, है ना। तो ये कौन से फोर्थ स्टेज जो है अपना डिप्लोटीन का तारीफ है। क्या? डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होता है और एक्स शेप स्ट्रक्चर काइस्माटा हो जाता है।
अब लास्ट स्टेज क्या है अपना? डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस, सॉरी। तो डाइकाइनेसिस की तारीफ है, क्या होगा? टर्मिनलाइजेशन बोल लो ऑफ काइस्माटा। अब टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्माटा मतलब क्या हो जाएगा? वो जो एक्स शेप स्ट्रक्चर था वो खत्म हो जाएगा, मतलब दोनों कंप्लीटली फ्री हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। क्रोमोसोम्स फुल्ली कंडेंस्ड। अब सब चीज वैसे हो जाएगा जो अपने माइटोसिस के प्रोफेज के एंड में हो रहा था, ताकि वो मेटाफेज में जा पाए। क्या हो रहा था? स्पिंडल आ जाएंगे, वो इक्वेटर की तरफ मूव करेगा या नहीं करेगा? करेगा, ताकि वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाए, और फिर न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन वो सब रीअपीयर होने लग जाएंगे, हाँ डिसॉल्व होने लग जाएंगे सब। हाँ भी भर रहे, वेरी गुड, समझ में? तो मैं भी देखो बोला नहीं, तुम अलग है, तुम सबसे अलग है, तुम ट्रिक देखो ना अपना क्या बोले हो। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? अब बाकी एनाफेज टीलोफेज सब वैसा ही है, बस एक चीज याद कर सकते हैं, मियोसिस 2 अब वैसा ही है। अब वो आप पढ़ना, वो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब डायग्राम के थ्रू आपको एक चीज अच्छे से समझा दूंगा। जो टीलोफेज 1 वाला पैरा है, उसमें एक चीज गौर करने वाला है, थर्ड लास्ट लाइन देखिएगा। द स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिविजन्स इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। पहला ऑप्शन में इंटरफेज भी दिया रहेगा, और इंटर एग्जाम में सब सेम लगता है, एंड इज जनरली शॉर्ट लिव्ड। वो जो इंटरफेस था वो लॉन्गेस्ट लिव्ड था, है ना? और ये इंटरकाइनेसिस क्या है? शॉर्ट लिव्ड, और देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। चलो अब फिगर, ये थ्योरी वाला पार्ट यहाँ पे डन एंड डस्टेड हो गया, खत्म। अब इसके बाद मैं पोस्ट करूंगा प्लॉइडी वाले क्वेश्चंस चैनल पे, ठीक है? उसको आंसर करना और अपना एक बार दिमाग लगाना, क्योंकि वो देखना किसी का अगर 20 आंसर आएगा, किसी का 40 आंसर आएगा, किसी का 60 आंसर आएगा, और करेक्ट आंसर 10 होगा। तो सब लोग अपना अपना दिमाग लगाना, आंसर्स भेजना नहीं, एक काम करना, आंसर्स भेज ही देना अपना, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में उसको बताना लॉजिक क्या लगा है, फिर उसकी मैं ट्रिक लाऊंगा। जैसे मोर्फोलॉजी में ड्रिल चला था अपना, सब लोग बना के लाए थे वैसे। अरे हाँ, याद आ गया। हाँ बना दे, मेरा क्या फायदा होगा उसमें? मॉर्फोलॉजी में अपने को बहुत सुंदर से ऐसा पेड़ बनाना है ना? उस पे शाखाएं बनानी है, उसकी फल बनाना है, उसके रूट्स बनाना है, एकदम सुंदर, है ना? वो बनाई थी, बहुत सुंदर पेड़ बनाई थी। हाँ हाँ, ऐसा वाला बनाना है। हाँ, अब इसके अंदर कौन लिखेगा, भरेगा कौन? हाँ तो वो मैं भी लिखूं? हाँ तो लिख। अभी तक का सबसे बेस्ट मेरे को इसका लगा है, ये बहुत अच्छा बनाई थी, मतलब जैसा होना चाहिए, टू द पॉइंट, करेक्ट, एग्जैक्ट, एक्यूरेट, वैसा। क्या तो मैं जेब में लेके घूम रहा हूँ मेरे पास। बाद में, अभी बाद में। अरे तो मेरा नहीं है, मैं परमिशन दे दूंगा, वो नहीं देगी, तुम दोनों का पोपट होगा। आराम से, गुस्सा नहीं। ठीक है? तो बाद में सब लोग अपना अपना दिमाग इंडिविजुअली चला के लाएंगे, सब लोग बताएंगे कि क्या दिक्कत हुआ। जैसे मॉर्फोलॉजी के लिए ड्रिल चला था, वैसे इसके लिए भी चलेगा, उसका ट्रिक बाद में आ जाएगा प्लॉइडी के लिए। तो चलो एक बात बताओ, फिगर 10.3 में प्रोफेज 1 के ऊपर जो डायग्राम है उसमें कितने क्रोमोसोम है? मेरे में तो और क्लियर नहीं, सोचो, और मेरा बुक है, सोचो, मेरी ड्राइंग देख के बताओ। कितने क्रोमोसोम है? हाँ, प्रोफेज 1 के ऊपर। फिर भी कितना अरे भाई, अब 3D डायग्राम तेरे लिए देगा क्या?
हाँ 4 क्रोमोसोम, अभी तो बताया था। चलो 5 सेकंड दिया जा रहा है, बताओ। आंसर चेंज करने का या कॉन्फिडेंट रहने का सबको 5 सेकंड दिया जा रहा है। आंसर बताइए। 5 4 3 2 0। मत देख अपना डायग्राम फाड़ दे। एक बात बोले सिर्फ 1 2 बजे 4 दिख रहा है। मेरा तो और गंदा है, सोचो। 4, वेरी गुड। कैसे 4 हुआ? 4 सेंट्रोमियर। ये एक बहुत अच्छा ये ट्रिक है। और कैसे याद किया? 8 क्रोमैटिड से भी हो जाएगा। देखो काइनेटोकोर कहाँ से दिख गया यहाँ पे, बता। काइनेटोकोर यहाँ से कहाँ से दिख गया? अब क्या हो जाएगा? ये चित्र दे देगा और देखिएगा वो आपका नॉलेज कितना प्यूरिफाइड है, कितना रिफाइंड आपका नॉलेज है। ये वाला चित्र देख के आपसे और नीचे 4 ऑप्शन आ जाएगा और बोलेगा मैच द फॉलोइंग। ये क्या है? पहले ऑप्शन दे देगा जैसा उसने बोला सेंट्रोमियर देख के, तो 16 सेंट्रोमियर हो जाएगा, लेकिन 16 सेंट्रोमियर है नहीं। फिर तुम्हारा दे देगा क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड का वो दे देगा, ठीक है। और दूसरा जो मैं बोल रहा हूं, क्या यहाँ पे कितने होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ये बताओ। 2। शाबाश, जियो, वेरी गुड। यही 2 होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब कितने हैं? 4 है ना। क्योंकि ये जो रेड वाला के साथ है, मतलब एक क्रोमोसोम जो वाला कंसेप्ट बताया, तो दिमाग में क्लियर है ना? समझ में आया? कोई दिक्कत है? डाउट है? पूछो है क्या बताओ, खुल के बताओ, अलग से, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा देख लो, ये देखो। सॉरी, एक क्रोमोसोम फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, ठीक है। अब मैं अगर ये बोल दे रहा हूं कि ये भी पहला नंबर का क्रोमोसोम है, ये भी पहला नंबर का क्रोमोसोम है, तो दोनों आपस में क्या हुआ है? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये टोटल कितने क्रोमोसोम है? टोटल 2 क्रोमोसोम है, लेकिन कितने पेयर है? पेयर कितने हैं? ये 2 जूते हैं, लेकिन कितने पेयर है? 1 पेयर। तो ये क्या है? पेयर मतलब वो पेयर लेग्स वाले नहीं, PAIR वाले, ठीक है। तो ये 1 होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। और पेयरिंग किसके बीच में होता है? ये भी क्वेश्चन था। पेयरिंग किसके बीच में होता है? बिटवीन 2। शाबाश, वेरी गुड। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड और होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इस पे भी दिक्कत आएगा, आगे देखेंगे कलरफुल डायग्राम से, ठीक है। ये एक पेयर हो गया, ये वापस आ गए, वाह स्पीड आ गया मेरे हाथ में। हाँ, ये दूसरा पेयर हो गया। तो ये यहाँ पे यही तो दर्शा रहा है। ये जो रेड वाला है, ये देखो, एक रेड है, 8 रेड है, और 2 क्या होता है? 2 सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं। 2 सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं, मतलब एक क्रोमोसोम होता है। कॉपी NCERT सब जगह लिख लो दीवार पे, घर पे। 2 सिस्टर क्रोमैटिड, एक क्रोमोसोम। 2 सिस्टर क्रोमैटिड भी एक ही क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। 2 सिस्टर क्रोमैटिड भी एक ही क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ये एक क्रोमोसोम, मतलब दोनों होमोलोगस पेयर है। फिर ये नीला वाला आपस में होमोलोगस है। तो कितने हो गए? 2 पेयर हो गए ना होमोलोगस के। अभी भी नहीं समझ आया? नहीं है, कोई जरूरत नहीं है ऐसा, मतलब यहाँ तक आ गया, नहीं आया, आ गया सही में, पक्का। चलो फैंटास्टिक। हाँ, अब क्या किसका डाउट था जो मैं बोला था? समझाऊंगा। किसी का नहीं था, मेरा ही था। हाँ, अब देखना, जो क्रॉसिंग ओवर ये सब हो रहा है, ये किसके बीच में हो रहा है? क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, सब गलत करते आएंगे और करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, चीजें हमारे सामने रहती है, फिर भी हम विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, और उसी की वजह से रॉन्ग हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर करने का जरूरत क्यों है वगैरह, ऐसे कंटिन्यूटी ऑफ द रेस, ये सब भाषणबाजी नहीं करने वाला, मैं फैक्ट बता रहा हूँ अभी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो याद करते हुए चलना है, ठीक है।
अरे ये तो अच्छा बना है, वाओ। मैं बोला था ना ड्राइंग के लिए अवार्ड मिला मेरे को, कोई मानता ही नहीं। ठीक है, ये क्या है? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, बस हंसी कंट्रोल बाद में पढ़ लो अभी। ठीक है, जानते हैं बहुत सुंदर, जल्दी है मुझसे ड्राइंग इतना अच्छा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। अब पेयरिंग किसके बीच में होती है ये तो हमेशा मरते दम तक याद रखना है। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम मतलब ये अगर फर्स्ट ग्रुप का है, रुक जाओ, फर्स्ट ग्रुप का एक नंबर का क्रोमोसोम है, मतलब हाइट का जीन है इसमें। ठीक है, मान के चलना है। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं कि एक नंबर पे हाइट का ही होता है, फिर लड़ने लग जाओ मेरे से। अब आप पिंक भी कर सकते थे, कलर कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट है जस्टिफाइड, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्रॉसिंग ओवर क्यों रहता है? क्रॉसिंग ओवर अपने को इसलिए चाहिए ताकि रिकॉम्बिनेशन हो, ताकि कैरेक्टर्स मिक्स हो, ताकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो और फ्रीक्वेंसी बढ़े। क्योंकि अपन सब जानते हैं अपने बॉडी में है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम। तो 46 क्रोमोसोम अगर अपन जानते हैं कि जेनेटिक्स पढ़ लिया, डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग ये सब पढ़ा होगा, तो ये स्टेटमेंट आता है ना कि अपने खुद के माँ बाप से अपना 100% मैचिंग नहीं होता जब डीएनए टेस्टिंग करते हैं। क्यों 100% नहीं होता? क्योंकि ये जो एक ग्रुप है ये अपने पापा से आया हुआ है और एक ग्रुप मम्मी से आया हुआ है ना। तो अगर डीएनए मैचिंग भी करेंगे तो 50% मैचिंग होगा, क्योंकि पापा का अपने पास 50% है, मम्मी का 50% है। लेकिन कौन से केस में बस 100% हो जाता है मैचिंग? मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विंस में, क्योंकि उन लोग को 100% जो आया है सेम ही से आया है। क्योंकि जो मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विंस रहेगा उसका भी 50% यही, उसका भी 50% यही होगा। ठीक है, वो तो अलग टॉपिक है, हटाओ। तो अपना एक ग्रुप मम्मी से आया है, एक ग्रुप पापा से आया है। हर एक जीवन, हर एक प्राणी जो भी यहाँ पे है, सबका यही चलता आ रहा है सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने को चाहिए रिकॉम्बिनेशन हो, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी आए, रिकॉम्बिनेशन आए। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बोलते हैं ना कुछ ऐसे मैशअप आए, मिक्स मसाला आए, वैसे तो वैसा नेचर में भी वो लागू होता है वो नियम। ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए? अपने को दोनों का कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। एक में रेड वाला बोलेगा मेरे को ब्लू भी चाहिए, ब्लू वाला बोलेगा मेरे को रेड भी चाहिए, है ना। तो फिर क्या करेंगे? इसके लिए हम क्रॉसिंग ओवर प्रोवाइड करते हैं। क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा? ये दोनों, जैसे मैंने स्टेप्स में बताया था, क्या बताया था? पहले दोनों पास आएंगे, फिर क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन, नोड्यूल, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, फिर दोनों बिछड़ने का कोशिश करेंगे, बिछड़ते बिछड़ते फिर क्या बन जाएगा? एक्स शेप स्ट्रक्चर, काइज़माटा। फिर क्या हो जाएगा? काइज़माटा भी दूर होने लग जाएगा, है ना। तो रेड वाला क्या बोल रहा है? मेरे को ब्लू का कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। ब्लू वाला क्या बोल रहा है? मेरे को रेड का कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। तो दोनों पास आए, क्रॉसिंग ओवर हुआ, ये इसके पास गया या जो भी किसी के पास भी आए, दोनों क्या हो गए? क्रॉसिंग ओवर हो गया। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या होने लग गया? समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ? पूरा नहीं गया, थोड़ा बहुत, मतलब कहा ये एक टाइम पे पूरा रेड था, लेकिन अब इसमें ब्लू भी आ गया, और एक टाइम पे एक पूरा ब्लू था, इसमें रेड भी आने लग गया। तो ये क्या हुआ? क्रॉसिंग ओवर हो गया। ठीक है, और ये एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। समझ में आ गया? बात यहाँ पे क्लियर हो गया पूरा? अब किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन होगा? नहीं ना? बस फिर ये इसका तो यहाँ तक ही था। और हाँ, एक चीज लिख लो, पेज 164 में लिखना, छत पे लिखना। ये पैराग्राफ का ही है, लेकिन मैं पॉइंट में लिखा दे रहा हूं।
हाँ, एनिमल्स में जो माइटोसिस होता है वो जनरली डिप्लॉयड सेल्स में होता है, सबको पता है। एक्सेप्शन इसका पता है क्या है? हनी बी हैप्लॉइड जो रहता है, और प्लांट्स में जो माइटोसिस रहता है वो बोथ हैप्लॉइड और डिप्लॉयड में रहता है। हो गया? तो इसी के साथ आपका ये वाला टॉपिक समाप्त हुआ। इसके क्वेश्चंस आपको भेज दिया जाएगा प्लॉइडी। मेरे को देखना है कि आपका थिंकिंग पावर इसमें कैसा है, आप प्लॉइडी के क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं, फिर उस हिसाब से जैसे मॉर्फोलॉजी के लिए आया था मैं आपको इसका ट्रिक लाके बताऊंगा। ठीक है? सबको समझ में आया? ये वाला अच्छे से समझ में आया? पीछे वालों आया अच्छे से समझ में? अब इसके क्या आएंगे, क्या चीज के क्वेश्चन आएंगे इसके? हाँ, सुन रही थी मतलब, वेरी गुड। अभी टाइम है क्या? बोन्स वाला करे क्या? बोन्स वाला मैंने किसी को जाना है तो जा सकता, कोई दिक्कत नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ भाई, हाँ हाँ, अरे सही याद दिला दिया, वेरी गुड, शाबाश, थैंक यू। हाँ, क्या बोल रहे थे? थैंक यू, याद दिला दिया। एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत वेरी गुड। इसके बाद सब लोग इसको थैंक करना, मेरे को नहीं समझाने के लिए, बहुत अच्छा चीज याद दिला दिया। मेरे को वही लग रहा था कुछ भूल तो रहा हूं, बता नहीं पा रहा, पता नहीं, याद नहीं आ रहा था। हाँ, क्या कि क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में तो होता है, ये सबको अभी तक रट गया होगा, और 99% नीट एस्पिरेंट्स को सबको पता है होमोलोगस क्रोमोसोम। लेकिन एक बात बताओ, ये जो क्रॉसिंग ओवर हुआ, ये किसके बीच हुआ? जिसको नहीं पता है तुम मत बताना, अभी तुम नहीं बता, सॉरी। ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, और दोनों आपस में क्या है? दोनों आपस में क्या है? होमोलोगस। सब लोग बोलेंगे, कोई नहीं, फीस सब लोग देते हैं, सब लोग बोलते हैं। सब लोग बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सिवाय तुम्हारे, तुम नहीं बोलोगे, ठीक है? ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है? ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है। टोटल कितने क्रोमोसोम है? दो। टोटल पेयर ऑफ कितने क्रोमोसोम है? 1, ठीक है ना? समझ में आया? अब एक बात बताओ, क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में हुआ? इसके और इसके बीच में हुआ, 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 इसके और इसके बीच में हुआ। हो सकता है, वो तो दिखाया नहीं वैसे, 3D डायग्राम नहीं है। इसके और इसके बीच में हुआ, तो ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों आपस में क्या है? आपस में क्या है? आपस में क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्रोमैटिड क्या होते हैं? एग्जैक्टली कार्बन कॉपी होते हैं एक दूसरे के। लेकिन क्या ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड है? ये दोनों क्या है आपस में? नॉन सिस्टर। तो एनसीईआरटी की लाइन है जो फिर अब हम इसके बाद से मरते दम तक नहीं भूलेंगे कि क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन, पूरा बोलो, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ, ये दोनों आपस में क्या है? शाबाश। अब पूरा स्टेटमेंट बोलो, नॉन क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन, ओवर अकर्स बिटवीन, हाँ हाँ, नॉन सिस्टर क्या? ये क्या है? नॉन सिस्टर, हाँ, ऑफ। शाबाश, वेरी गुड। बार बार अब घर जाके ये दोहराते रहना, देखना क्लियर हो जाएगा। समझ में आया किसी को? अब इसके बाद किसी को दिक्कत होना चाहिए इसमें? ये स्टेटमेंट अपन रॉन्ग करके आएंगे, क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में से वगैरह वगैरह, नहीं ना? वेरी गुड भाई, थैंक यू, याद दिला दिया। मेरे को लग रहा था आई वाज मिसिंग समथिंग। हाँ, इसको बोलो सब लोग, थैंक यू। अभिषेक महातो।
हाँ, इसके बाद आज का ये टॉपिक तो आपका खत्म हो गया, सेल डिवीजन। अब इसके क्वेश्चंस दिए जाएंगे और रिवीजन जो होगा क्वेश्चंस के थ्रू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्लास का अपना टॉपिक है 2 चैप्टर जो आपने बोला था पूरे प्लांट फिजियो में, बस वो कराना है। क्या? ट्रांसपोर्ट, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस और ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो सबके प्लांट ग्रोथ। मॉक टेस्ट कब है? मंथ के एंड में ना, तो ठीक है। तो एक काम करते हैं, मेरा क्लासेस का बैकलॉग भी तो हो गया, 2 क्लास का बैकलॉग हो गया था। एक 15 अगस्त की वजह से नहीं ले पाए थे और एक फीवर की वजह से, तो आई नीड टू अरेंज फॉर सम एक्स्ट्रा क्लास। तो फिर कैसे होगा? मेरा तो टाइम कट गया ना, पूरा बिजी रहता है तुम लोग का। एक्स्ट्रा क्लास इन द सेंस ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा हट के कुछ उस हम लोग का देखिए, हम लोग का मंडे से सैटरडे सिर्फ एक फ्राइडे को छोड़ के हम लोग का रोज 2 क्लास रहता है और पढ़ते से 7:30 मतलब पैक शेड्यूल है, तो पॉसिबल ही नहीं। जो वेडनेसडे को बचा भी था, वेडनेसडे फ्राइडे हम लोग का बचा था, तो वेडनेसडे को हम लोग का केमिस्ट्री का 2 क्लास है। आप बताओ। बस एक फ्राइडे है, मंडे में टेंशन तुमको वेडनेसडे तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं। मंडे को हम लोग 8 बजे तक शुरू रखा है और वेडनेसडे को 8 बजे तक हम लोग यही दिखाई दे। और फ्राइडे तुम दोनों का? फ्राइडे को 1 से 4 बजे तक हम लोग का क्लास है, 7 फ्राइडे फ्री या बिजी? एफ फॉर फ्राइडे, एफ फॉर फ्री। तुम लोग का मंडे वेडनेसडे बिजी पूरा, क्योंकि मैंने अपना टारगेट ऐसा स्पेसिफिक सोच के रखा था कि मेरे को ये चैप्टर्स ये दिन में ऐसे कराना है, लेकिन अब फीवर की वजह से और एक दिन का जो बैकलॉग हो गया वो 2 दिन की वजह से हल्का सा पीछे हो गया। बट स्टिल आई विल डू इट, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने ये सोचा लास्ट क्लास के दिन कोई ऐसे स्पेसिफिकली चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, लास्ट क्लास के दिन पूरा मैराथन चलाऊंगा, पूरे जितने भी 20-22 चैप्टर है सब पूरे को रगड़ दूंगा लास्ट क्लास वाले दिन। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मार्क करवाऊंगा। अब अगर इफ आई डोंट गेट एनी एक्स्ट्रा क्लास तो वो आई गेस मेरे को स्किप करना पड़ेगा, इसलिए। तो एक बार तुम लोग देखो शेड्यूल, क्योंकि अगर तुम लोग ही फ्री नहीं हो तो मैं फिर सर से बात करके क्या करूंगा। सुबह कितने? 5 बजे आ जाओ। बोलिए आज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेडिकेशन। पानी चाहिए? बताओ फिर क्या करना है। बस लास्ट क्लास का नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस पूरा थ्योरी वाला पोर्शन ही बता जाएगा, थ्योरी आप पढ़ के आना खुद से, मैकेनिज्म हल्का सा पढ़ के आना, क्योंकि मैं बस न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन उसके बताऊंगा जहां पे लोगों को मेन दिक्कत आती है। कैलकुलेशंस वो सब में दिक्कत आता है ना, रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस के किसी से सॉल्व नहीं होता, एटीपी NADPH H2 इसमें गड़बड़ करते रहते हैं, और उसके कोई एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन अगर बना के कोई दे देता है तो और सॉल्व नहीं होते, तो उसमें मैं बताऊंगा, उसमें हेल्प करूंगा, ठीक है? समझ में आया भाई? भैया को बुला के आया। हाँ, और जाना भी है क्या? निकलना है देखो साथ में, बुला दे। हाँ क्या आज थोड़ा अनवेल हूं ना, आज कुछ आ नहीं रहा ऐसे दिमाग में। अगले क्लास में आएगा भर के, अगले क्लास में 4-5 आ जाएगा, ठीक है? ठीक है, आज का क्लास यहाँ पे ही होता है समाप्त। ह्यूमन फिजियोलॉजी में बताया नहीं